हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एफकैट 2024 का जो पहला पेपर आया है उसके कंप्लीट 16 फरवरी के जितने भी शिफ्ट हुए हैं उसके जितने भी क्वेश्चन मुझे मैथ के मिले हैं उनका कंप्लीट एनालिसिस। शुरू करने से पहले आपको 3 से 4 मिनट का मैं इंट्रोडक्शन जरूर बताऊंगा अबाउट माय यूट्यूब चैनल। उसके बाद हमारे सीधा क्वेश्चन आंसर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप में से किसी बच्चे को नहीं पता है तो आपके लिए इस यूट्यूब चैनल के ऊपर एफकैड के मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी अवेलेबल है। इनको आप फॉलो करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। कई बार एक आधा क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन से आपके कंसेप्ट यहाँ पे बेहतरीन हो पाए। ठीक है, आप इनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर फॉलो कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। ऐसे ही आपके लिए मैथ के अलावा आपको रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे एफकैड के। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अर्थमेटिक के बेसिक कंसेप्ट और प्लस शॉर्टकट कंसेप्ट या हाई लेवल कंसेप्ट के ऊपर। तो अगर आप अर्थमेटिक सीखना चाहते हो, काफ़ी बच्चों को लगता है हमें बेसिक सीखना है, कुछ बच्चों को लगता है नहीं हमें सिर्फ शॉर्टकट सीखने हैं, कुछ बच्चों को लगता है हमें हाई लेवल या कुछ ऐसा कंटेंट मिल जाए जिससे बाहर हमारे पेपर में के क्वेश्चन ना आए। तो अगर मैं 2024 की बात करूँ या 2023-22 के जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं CDS, एफकैट, CAPF के या और पेपरों के अंदर, तो फिरदौसी बैच काफ़ी आपको हेल्पफुल करेगा। नियर अबाउट 80-90% क्वेश्चन आपके फिरदौसी बैच में से आने वाले पेपर जो भी आप आगे फ्यूचर में देने वाले हो, चाहे वो स्टेट एग्जाम है चाहे वो बैंक एग्जाम है, इसमें आपको बेसिक भी मिल जाएगा, काफ़ी कुछ अवेलेबल यहाँ पे मिल जाएगा। और ऐसे ही आपको यहाँ पे एफकैड के लिए रीजनिंग का कोर्स अवेलेबल है जिसके अंदर बेसिक कंसेप्ट अवेलेबल है और क्वेश्चंस भी यहाँ पे अवेलेबल है। नॉन वर्बल, वर्बल रीजनिंग सारी अवेलेबल है। ऐसे ही आपको एफकैड का कोर्स अवेलेबल है, जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या फिर आप CDS की तैयारी कर रहे हो, SSC की तैयारी कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, लॉगरिथम, ऐसे काफ़ी कंसेप्ट आपको इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं जो आपको फायदा करेंगे। और CSET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी PYQ आपको यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो इनका बेनिफिट आप सारे स्टूडेंट यहाँ पे ले सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लें। सब चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उनको आप फॉलो करके चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब बच्चों को बता देता हूँ 2024 का जो पेपर हुआ था, अभी अभी जो हुआ है 2024 का पहला पेपर, इस पेपर के अंदर आपको जितने भी, अगर मैं बात करूं पेपर शिफ्ट के अंदर, पहली दूसरी तीसरी शिफ्ट के अंदर, तो लगभग 50% क्वेश्चन जो है SSC बैंक में से रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर 50% की बात कर रहा हूँ, लाइक अगर 20 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं तो 10 या 9 क्वेश्चन आपके पेपर में से ऐसे क्वेश्चन है जो कि SSC या बैंक एग्जाम में से डायरेक्ट पूछे गए, जिनकी वैल्यू भी चेंज नहीं है। तो मैं जब भी हम आपको यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर पढ़ाता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एफकैड वाले स्टूडेंट को CDS, एफकैड के अलावा जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको भी देख लेना चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़े। ठीक है, और ऐसी अगर मैं बात करूँ CDS वाले स्टूडेंट को लिए भी ये जरूरी है कि आपको ये नहीं समझना चाहिए कि आपके बाकी एग्जाम जो है उनके PYQ ना करे तो कोई ऐसा होगा। कई बार ऐसा होता है कि जैसे SSC का क्वेश्चन है वहाँ पे आ गया, SSC ने CDS में से उठा लिया। ठीक है, CSET के क्वेश्चन भी इधर उधर पेपर में आ जाते हैं, और जैसे आज का पेपर है तो इसमें CAPF का भी एक क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे पेपर में से एक दो क्वेश्चन इधर उधर से पूछे जाते हैं, तो आप इनका बेनिफिट सारे बच्चे जितने भी हैं वो जरूर लिया करो। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। Two number are in the ratio of 1:2. If 7 is added to both, their ratio change to 3:5. The greater number is. काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अगर हम में से कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहता है आप कर सकता है। तो हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर यहाँ पे फास्ट इसको रीड आउट करने वाले हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए हैं, नॉट फ्रॉम दी एफकैड बट फ्रॉम दी डिफरेंट पेपर। तो ये टेट का पेपर है उत्तराखंड का, वहाँ से क्वेश्चन ये डायरेक्ट का डायरेक्ट एज इट इज पूछा गया है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, आप सब बच्चों को पता होगा कि यहाँ पर एक एक्स और यहाँ पे एक एक्स लगता है, क्योंकि रेशियो है तो एक्स एक्स यहाँ पे कॉमन होगा। रेशियो का मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू, तो मैं इसको यहाँ पे 1x डिवाइड बाई 2x लिख सकता हूँ। 7 एडेड हुआ है यहाँ पे दोनों में, तो 7 ऐड कर देंगे यहाँ पे, और रेशियो जो है आपके पास यहाँ पे 3:5 बन जाती है। और अगर इस रेशियो की बात करें तो अब हमारी बार ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 5x, 6x और x आएगा 35 और 21। हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू 14 आ रही है। क्लियर, ये आपने सिंप्लीफाई खुद कर लेना है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास यहाँ पे नंबर की, तो एक होगा 1x, दूसरा होगा 2x। उसने लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो लार्जेस्ट ये रहा, तो 2 के साथ हम इस 14 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा नंबर आएगा 28। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के यहाँ पे शॉर्टकट की, तो शॉर्टकट इसके यहाँ पे 2 तरीकों के ऊपर बनाए जाते हैं, दोनों ही मैं आपको समझा देता हूँ, बट पूरा बेसिक नहीं, बेसिकली आप फिरदौसी बैच को जाके फॉलो कर सकते हैं। पहला शॉर्टकट ये होता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे गैप जो है, अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे गैप कितना है 2, अगर हमारे पास 7 नंबर सेम ही इंक्रीज हुआ है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया भी है, अगर सेम नंबर इंक्रीज हुआ है तो इस गैप को सेम आपको करना पड़ता है। ये हमारा पहला शॉर्टकट है। ठीक है,
दूसरा शॉर्टकट है कि अगर आप इसको यहाँ पे 1:2 और यहाँ पे 3:5, फिर हमारे पास 7 7 यहाँ पे दोनों में ऐड हुआ है, तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6, इन दोनों का गैप आएगा 1। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 21 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 35, इन दोनों का गैप कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे 14। तो एक की वैल्यू अगर यहाँ पे 14 है तो इस दो की वैल्यू कितनी होगी 28। तो ये इसका दूसरा शॉर्टकट है। बट शॉर्टकट मैंने आपको दोनों यहाँ पे फास्ट इसलिए बताए हैं क्योंकि अगर शॉर्टकट की बात करें तो अगर यहाँ पे 7 ऐड हुआ है दोनों में तभी ये शॉर्टकट पॉसिबल है। अगर एक में 7 ऐड हो गया दूसरे में 3 ऐड हो गया तो भी आपके ये वाला शॉर्टकट तो टोटली फेल हो जाएगा वहां पे। और अगर इस शॉर्टकट की बात करें तो एक में अगर 7 ऐड हो रहा है दूसरे में 7 अगर माइनस हो गया तो ये वाला शॉर्टकट नहीं, एक इसमें एक और शॉर्टकट बनाया जाता है, वहां पर इनका गैप नहीं लिया जाता, उनको ऐड करके चेक किया जाता है। तो अगर हम इस शॉर्टकट की बात करें कि 7 ऐड और 7 माइनस के ऊपर आपको एक अलग शॉर्टकट याद करना पड़ेगा, तो ऐसे तो आपको बहुत से शॉर्टकट याद करने पड़ेंगे। सो आई प्रेफर कि आपको बेसिक आना चाहिए जिससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। A circular disc of area 0.49 pi meter square rolls down a length of 1.76 kilometer. How many number of revolution does it take? ये क्वेश्चन एसएससी सीपीयू का पूछा हुआ है, डायरेक्ट एज इट इज ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसमें बस हो सकता है यहाँ पे ये वाली वैल्यू चेंज हो, बट ये क्वेश्चन आपके सीपीयू में बार बार आते हैं। ठीक है, ये 2019 का क्वेश्चन है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो हमारे पास एरिया गिवन है। वैसे अगर बात करें एक सर्कुलर डिस्क का एरिया क्या होता है, एरिया होता है मेरे पास पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 49 और 100 को मैं डिवाइड कर देता हूँ और यहाँ पे इस पाई को लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये पाई से पाई कट जाएगा और आर हमारे पास स्क्वायर है, इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो आर की वैल्यू होगी 7/10 विच इज इक्वल टू 0.7। क्लियर। सो उसने यहाँ पे बोला गया कि हमारे पास एक रोलर डिस्क है, उसकी लेंथ हमारे पास इतनी कवर करनी है, तो बताओ उसको यहाँ पे कितने यहाँ पे रेवोल्यूशन लेने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पे हमारे पास ऐसे एक रोड है जो कि 1.76 किलोमीटर का है। क्लियर। और एक चीज और, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो ये मीटर में आएगी लेंथ हमारे पास। क्लियर। हम इसको भी यहाँ पे 1760 मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 1000। अगर हमारे पास एक यहाँ पे सर्कुलर है तो अगर ये आगे सर्कुलर मूव करेगा तो ये कुछ ऐसे ऐसे घूमता हुआ जाएगा, तो जो हमारे पास इसका सरकमफ्रेंस होगा उसकी हमें लंबाई पता होनी चाहिए। सरकमफ्रेंस क्या होता है हमारे पास यहाँ पे 2 इंटू पाई इंटू आर। आर कितना है मेरे पास 0.7। ये तो एक सरकमफ्रेंस है, अगर एक बार सर्कुलर घूमेगा तो इतना डिस्टेंस वो कवर करेगा, बट हमने कवर कितना करवाना है, हमने कवर करवाना है यहाँ पे 1760 मीटर का। तो इसके लिए कितने हैं इसको नंबर ऑफ टर्म चाहिए वो हमने फाइंड करने। अगर एक लिखेंगे तो एक टर्म, अगर दो लिखेंगे तो दो टर्म। अब पॉइंट यहाँ पे हट जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पे ये 7 से 7 कट जाएगा और ये 2 हमारे पास इससे कट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 880 और 22 हमारे पास इससे कट कर देंगे 40, तो हमारे पास सीधा नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 400। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 के ऊपर। ए ट्रेन ट्रेवलर एट 48 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए पोल इन 15 सेकंड, हाउ मच टाइम इन सेकंड विल इट टेक टू क्रॉस ए ब्रिज ऑफ 250 मीटर लॉन्ग। अगर आपने फिरदौसी बैट देखा होगा तो ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ पे भर भर के मिले होंगे, आराम से आप इजिली सॉल्व कर सकते थे। और यही क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ ये बार बार एसएससी के अंदर पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन आपका बैंक एग्जाम के अंदर भी पूछे जाते हैं। 2019 के क्लर्क के पेपर में ये सेम एज इट इज ही क्वेश्चन पूछा गया, वहां पर बस 48 नहीं है, वहां पे 36 है, बाकी वहां पर भी 15 और 285 वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको याद रखना चाहिए कि मैं बार बार कहता हूँ डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, बट आफ्टर दी फिरदौसी बैच में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्लियर। सो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ पे एक पर्सन है, उसने यहाँ पे 48 किलोमीटर से जाना है, एक पोल को क्रॉस करना है। पोल को क्रॉस करना है मतलब उस ट्रेन ने अपने आप को क्रॉस करना है, तो हमें पता है कि डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो टाइम आएगा। तो ट्रेन का जो भी डिस्टेंस होगा, ये वाला ट्रेन का जो भी डिस्टेंस होगा हम उसको टी डी लिख लेते हैं। ये डिस्टेंस डिवाइड बाय द स्पीड, स्पीड हमारे पास है 48 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई बाय इसको 5/18 करेंगे ताकि ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाए, और इज इक्वल टू क्या आएगा टाइम। हमने यही फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो यहाँ पे ट्रेन का डिस्टेंस है वो हमारे पास निकल के आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 5/18। ये हमारे पास इससे कट जाएगा 5 टाइम एंड दैट इज 6 टाइम। ये इससे कट कर देंगे हमारे पास 8 टाइम, ये हो जाएगा 40। 40 इंटू 5 करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 200। तो 200 मीटर की हमारे पास टोटल यहाँ पे ट्रेन रही होगी। क्लियर। सो अब उसने पूछा कि हमें एक ब्रिज को क्रॉस करना है इतनी लंबाई का, तो कितना टाइम लगेगा। फिर से वही अप्रोच लगानी पड़ेगी, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास ट्रेन का भी आएगा और यहाँ पे ब्रिज का भी आएगा, डिवाइड बाय द स्पीड, स्पीड है 48 मल्टीप्लाई बाय 5/18 करेंगे इसको,
मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, और यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारे पास, टाइम अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा मेरे पास 450। नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे ये 3 टाइम, और ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे टोटल आ जाएगा 8 टाइम। क्लियर। सो 3 हमारे पास ऊपर चला जाएगा, और ये 8 और 5 यहाँ पे आ जाएगा 40। ये इससे कट कर देंगे तो 45 इंटू 3 आ जाएगा मेरे पास 90, और 135/4। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। Ajay and Vijay can do a piece of work in 25 and 40 days respectively. They start the work together, but Ajay left after some days and Vijay finished the remaining work in 27 days. How many days did Ajay leave? After how many days आएगा, after how many days यहाँ पे अजय ने कब छोड़ के जाएगा वो पूछा गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम A and B, और इसने 25 दिन के अंदर काम खत्म करना है, इसने 40 दिन के अंदर। दोनों का सबसे पहले एलसीएम लिया जाता है। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 5, और यहाँ पे 5 और 8 बचेगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 and 8 40। क्लियर। 25 को अगर डिवाइड करेंगे, इसकी एफिशिएंसी 8 आएगी और इसकी एफिशिएंसी 5 आएगी। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को मिलकर काम करने के लिए बोलूंगा तो 8 और 5 13। 13 की एफिशिएंसी इन्होंने कुछ दिन काम किया, पता नहीं कितने दिन काम किया। ठीक है। उसके बाद अजय छोड़ के चला गया, विजय बच गया। विजय की एफिशिएंसी है 5, तो विजय ने 5 की एफिशिएंसी से यहाँ पे 27 दिन यहाँ पे काम किया। तो विजय ने अलग से काम कितना कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करके चेकआउट कर लेंगे। तो 7 इंटू 5 हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू 5 35, 3 कैरी चला जाएगा, और ये आएगा 135। तो 135 से जो यूनिट होगा वो यहाँ पे हमारे पास विजय ने काम अकेले ने किया। टोटल यूनिट है कितना यहाँ पे 40, और यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 200। तो 200 एलसीएम आएगा। मान लो 200 जीबी का डाटा खत्म करना था, इसने सिर्फ इतना जीबी का डाटा खत्म किया, तो बाकी बचा कितना मेरे पास यहाँ पे 65 जीबी। तो 65 जीबी का डाटा कौन खत्म करके गया होगा, ये दोनों मिलकर खत्म करके गए होंगे। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ पे n की वैल्यू आएगी 5 डेज, मतलब ये दोनों ने मिलकर 5 डेज काम किया होगा। उसके बाद 27 दिन जो अकेले यहाँ पे काम किया हुआ है वो यहाँ पे विजय ने किया है। ठीक है। तो हमसे ये पूछा गया था अजय कब छोड़ के जाएगा। अजय यहाँ पे सिर्फ ये 5 दिन के बाद काम छोड़ के चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। At what time between 2 and 3 o'clock will the hour hand and the minute hand of a clock together? Together को हम ओवरलैप भी बोल देते हैं। तो ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है क्लॉक का, और बार बार पेपर में पूछा जाता है। वैसे मैं इसका डायरेक्ट आपको यहाँ पे सोल्यूशन बता रहा हूँ। इसका एक फॉर्मूला भी है हमारे पास यहाँ पे 30h-11/2 into m इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा समझा ही देता हूँ। अगर हमारे पास 2 और 3 की बात करेंगे तो छोटी सुई यहाँ पे बड़ी सुई इसके ऊपर आएगी, तभी ओवरलैप होगा। मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। जैसे कि 3 बजे का टाइम होता है ऐसे, तो 3 और यहाँ पे 12, तो ये 3 बजे का टाइम होता है, तो इनके बीच में एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री। तो ऐसे इनके बीच में एंगल कितने का होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल आएगा यहाँ पे 0 डिग्री अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। कई बार ये एंगल पूछ लेते हैं कि एंगल बताओ, तो एंगल के लिए भी यही फॉर्मूला है। एच की जगह के अंदर हम यहाँ पे फिल करेंगे नंबर ऑफ आवर, एम हमारे पास होता है मिनट। जैसे कि हमें 2 और 3 के बीच में फाइंड करना है, तो 2 बज के कुछ मिनट होगा यहाँ पे, तो इसका मतलब एच तो क्लियर है 2, तो एच की वैल्यू आप यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है। और m की वैल्यू जो है हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, तो m को ऐसे ही रहने दो। तो यहाँ से आप m की वैल्यू को निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है। दूसरा आपके लिए शॉर्टकट क्या होता है इसका, हमें ये पता है कि अगर मैं आपको यहाँ पे घड़ी देखने के लिए बोल दूँ, तो घड़ी के लिए अगर आप ऐसे चेकआउट करोगे तो हमें पता है 2 और 3 के बीच में ये चेक करना है कि मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी। नंबर ऑफ आवर तो हमारे पास यहाँ पे छोटी सुई तो यहीं पे होगी 2 और 3 के बीच में, बट ओवरलैप के लिए मिनट वाली सुई हमारे पास यहाँ पे इसके बीच में आएगी। हमें पता है मिनट वाली सुई 10 और 15 के बीच में होगी। 10 और 15 के बीच में सिर्फ एक ही टाइम जोन होता है 10/11 मिनट। अब यहाँ पे ये टाइम जोन कैसे आया, उसके लिए आप YouTube पे सर्च कर लेना क्लॉक बाय बलविंदर लाइव, आपको इसके शॉर्टकट वगैरह समझ आएंगे डायरेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर दैट इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 1980 एज वेल एज 2970। तो एक स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर फाइंड करने, तो इन दोनों से हमें डिविजिबिलिटी चाहिए, तो इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है। सबसे पहले आई होप सबको इतना फाइंड करना आता होगा कि इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं। जिनको नहीं पता, आप इसको ऐसे ऐसे करके आप इसको यहाँ पे 2 से फिर 3 से ऐसे करके आप एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। लास्ट में आपको इन सभी को मल्टीप्लाई करना है, जब यहाँ पे 1 आएगा तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना है आपने खुद ने। तो मैं इसको सीधा लिख लेता हूँ, यहाँ पे आएगा 5940, दैट इज द एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस नंबर। क्लियर। ये एलसीएम को हमें किससे डिवाइड करना है, हमें डिवाइड करना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, स्मॉलेस्ट 6 नंबर डिजिट से हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पे अगर आप डिवाइड करने जाओगे तो पहले आप इसको देखो 1 टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। जैसे मैं इसको 1 टाइम यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 5940,
640। तो ये तो जीरो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर 6 और ये भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 9 एंड दैट इज 4। क्लियर। अब इससे तो हो जाएगा नहीं, यहाँ पे फिर ये वाला जीरो हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब लगभग देख लो कि ये हमारे पास यहाँ पे 6000 के आसपास है, अप्रोक्सीमेटली आप चेक कर लो। तो ये हमारे पास यहाँ पे 6000 के आसपास है। 6000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40000 के आसपास आएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेफिनेटली। सो मैं इसको 5940 को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट। तो ये आएगा 0, 6 और 4 मेरे पास 24, तो कैरी 54 एंड दैट इज 6 5 टाइम, और 30 एंड 5 35। तो ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 35640। आप इसको माइनस करेंगे 0 दैट इज 6 और दैट इज 9, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 9 दैट इज 4। तो यहाँ पे 4960 मेरे पास आया। 4960 का मतलब क्या होगा, ये हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो सीखना है। यहाँ पे ये आएगा मेरे पास यहाँ पे एज ए रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब होता है कि अगर मैं यहाँ पे 1 लाख में से, इस 1 लाख में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मेरा ये वाला नंबर इससे नंबर से जो भी आएगा उससे डिवाइड हो जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो मेरे पास यहाँ पे डिवाइड करवाना था, अगर मैं उसमें से 4960 जो कि उसका रिमाइंडर है उसको बाहर कर दूं, दैट इज 0 दैट इज 8 एंड दैट इज अगेन 9, तो 980 आया। अगर मैं इसमें से 980 को ऐड कर दूं, 1 2 3 4 5 6, अगर मैं इसमें से 980 को ऐड कर दूं तो जो भी नंबर मेरा आएगा 100980, वो नंबर मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, वो नंबर मेरे पास यहाँ पे इस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो उसने यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा हुआ है, तो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा 100980। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। अब ध्यान रखना मेरी बात को, यहाँ पे स्मॉलेस्ट पूछा गया है तो हमें यहाँ पे ये वाले नंबर को इसमें ऐड करके इस 6 डिजिट को 6 डिजिट ही रखना है, इसको कम नहीं करना, 5 डिजिट नहीं बनाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन मेंसुरेशन 2D का है। आपको मैं डायरेक्ट यहाँ पे डायग्राम बना के बता देता हूँ। हमारे पास एक यहाँ पे रोड है, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर लॉन है जिसके अंदर यहाँ पे 60 और 40 की डिमेंशन गिवन है, और इसके बिल्कुल बीचों बीच हमारे पास एक रोड है जो कि यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, और जो ये वाला रोड है यहाँ पे बिल्कुल इसके मिडल से कुछ ऐसा जाएगा, और जो इसकी रोड की कंस्ट्रक्शन है उसको काम करने के लिए 60 पैसे पर स्क्वायर फीटर लगेगा। तो बताओ यहाँ पे रोड बनाने को कितना खर्चा आएगा। ठीक है। सो सबसे पहले बेसिक अगर जान लेंगे, रोड की जो लंबाई चौड़ाई है वो 5 है। अगर मैं सिर्फ इसका एरिया निकालना चाहता हूँ तो ये छोटी रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया क्या होगा, इसकी लंबाई मेरे पास 60 है और चौड़ाई 5 है, तो इसका एरिया हो जाएगा 60 × 5। फिर हमारे पास यहाँ पे जो इसकी लंबाई है इधर को, यहाँ पे ये वाले रोड की इसकी लंबाई कितनी है 40, और इसकी चौड़ाई भी 5 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा मेरे पास 40 × 5। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास दोनों में से जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी हमारे पास यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे, वो क्या होगी, वो डबल हो जाएगी। हमें डबल नहीं करनी है, हमें एक बार करनी है। इधर भी हमने काउंट कर लिया, इधर भी कर लिया, 2 बार कवर कर लिया, तो बीच में से ये कंस्ट्रक्शन को हमें एक बार बाहर करना पड़ेगा जो कि होगी 5/5 का स्क्वायर। ठीक है। तो उसको बाहर कर लेंगे, तो उसको बाहर करेंगे, इसको ऐड करके तभी हमारे पास रोड का टोटल एरिया आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 300 और इसको करेंगे 200 और यहाँ पे 25 बार, सो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे टोटल आ जाएगा हमारे पास 475। और ये एरिया मेरे पास मीटर के हिसाब से है, मीटर स्क्वायर आएगा। इसको बनाने के लिए नहीं, हमें 1 मीटर स्क्वायर को बनाने के लिए 60 पैसे लगते हैं, तो इसको बनाने के लिए हमें कितने पैसे लगेंगे, मल्टीप्लाई पे 60 कर देंगे डायरेक्ट हमारे पास। ठीक है। 60 हमारे पास पैसे हैं, अगर डिवाइड बाय 100 करेंगे तो मेरे पास रुपीज़ आ जाएंगे। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आएगा, 3/5 रुपीज़ में 5 को आप इससे कट कर दोगे, यह आ जाएगा मेरे पास 9 एंड 5 × 3 करेंगे दैट इज 15, 1 कैरी चला जाएगा, ये आएगा 285 रुपीज़। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 के ऊपर। इफ ए ट्रेन क्रॉसेस ए मैन इन 9 सेकंड एट ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 210 मीटर इन 27 सेकंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। काफी इजी क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस क्वेश्चन की, तो हमारे पास ये बोला गया कि ट्रेन ने एक पर्सन को क्रॉस करना है, मैन को क्रॉस करना है, उसको 9 सेकंड लगते हैं। तो ट्रेन अपने आप का डिस्टेंस कवर करेगी जब भी किसी पर्सन को क्रॉस करेगी। बट रिमेंबर वन थिंग, ट्रेन यहाँ पे एक हमारे पास अपनी स्पीड से कवर करेगी, और जो भी उसको टाइम लगेगा वो गिवन है। जैसे कि डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो टाइम आएगा, ट्रेन का डिस्टेंस स्पीड की वैल्यू इज इक्वल टू द टाइम। ऐसे ही ट्रेन का डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 210 डिवाइड बाय ट्रेन की स्पीड इज इक्वल टू द टोटल टाइम। क्योंकि अब की बार अगर ट्रेन यहाँ पे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो दोनों का डिस्टेंस यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है। ये जिन बच्चों ने प्रॉब्लम ट्रेन वगैरह सीखा होगा फिर 2सी बैच में, उनको ये क्लियर कट समझ आया होगा।
अब लास्ट में टी डी आपसे पूछा गया है, तो यहाँ से क्या करेंगे आप टी एस की वैल्यू निकालो। टी एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 से डिवाइड करोगे ये आएगी टी डी बाई 9। इसको उठा के यहाँ पे फिल करो तो डायरेक्ट आपके पास टी डी की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका शॉर्टकट भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, डायरेक्ट आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे। अगर हमारे पास यहाँ पे 9 सेकंड 27 सेकंड लगते हैं, 27 सेकंड के अंदर होता क्या है, 27 सेकंड के अंदर यहाँ पे 210 मीटर की लंबाई है वो भी कवर होती है, प्लस ट्रेन का डिस्टेंस है वो भी कवर होता है। अगर 9 सेकंड की बात करेंगे तो 9 सेकंड में क्या होगा, फिर 9 सेकंड में सिर्फ यहाँ पे अपने आप के अंदर यहाँ पे सिर्फ ट्रेन की डिस्टेंस ही यहाँ पे कवर होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको दोनों को माइनस करने के लिए बोल दूं तो यहाँ पे आपको पता चलेगा 18 सेकंड में क्या होगा। 18 सेकंड के अंदर अंदर दोनों को माइनस करेंगे, टीडी और टीडी कट जाएगा। 18 सेकंड में ट्रेन सिर्फ 210 मीटर क्रॉस करेगी। और अगर ट्रेन को मैं बोलूँ कि सिर्फ तुम 9 सेकंड ही चलो तो 9 सेकंड में कितना कवर करेगी, 18 सेकंड में 210 है तो इसका हाफ हो रहा है तो इसका भी हाफ कर देंगे, यहाँ पे 105 मीटर कवर करेगी जो कि ट्रेन का डिस्टेंस आएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का काफी आसान क्वेश्चन है। 3 साल का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है और सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो उसके अमाउंट आपके पास गिवन है, फाइंड प्रिंसिपल। हर एक स्टूडेंट को पता होगा 10% यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर यहाँ पे मैंने हमेशा पढ़ाया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, या फिर दौसी बैच में जाके देखो या एफ कैड के कोर्स में देखोगे, मैंने बताया था 10% के साथ अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वो पर एनम होगा। मतलब एक साल में अगर 10% मिल रहा है तो 3 साल में कितना मिलेगा आपको खुद ही देखो। एक साल में 10% है तो 3 साल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट आपको यहाँ पे 30% मिलेगा, और 30% की वैल्यू आपके पास 3300 गिवन है। और उसने पूछा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हर क्वेश्चन का 100% होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 330 बाई 30 मल्टीप्लाई बाय 100। ये जीरो इससे कटेगा, ये इससे कटेगा 110, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 11,000। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। कई बार बच्चों के दिमाग में डाउट आता है, सर आपने बोला था यहाँ पे अगर अमाउंट लिखा होता है तो मेरे पास ये वाली अमाउंट होती है, जो कि मेरे पास होती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। बट याद रखें अगर क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास लिखा हुआ है कि इफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस, तो आपके पास ये इंटरेस्ट गिवन था, यहाँ पे अमाउंट गिवन नहीं था। और यहाँ पे अमाउंट अगर 2 लिखा होता, अगर लिखा होता आपके पास यहाँ पे अमाउंट 2, तो आप इसको वो वाली अमाउंट मानोगे जो प्रिंसिपल के अंदर इंटरेस्ट ऐड करने के बाद आती है। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। 3 पाइप ABC आपके पास गिवन है, ABC। एक हमारे पास 12, दूसरा 18, तीसरा 24 मिनट के अंदर टैंक को क्या करते हैं, फिल करते हैं। ये ध्यान रखना था, यहाँ पे फिल का मतलब है प्लस। और उसने बोला है इफ ऑल द पाइप आर ओपन, तो सबसे पहले हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे 12 और 24 का एलसीएम तो यहाँ पे 24 ही आएगा, 24 और 18 का एलसीएम आएगा 72। 72 मिनट इनका एलसीएम होगा, 72 यूनिट, 72 लीटर मान लेते हैं हम। ठीक है, 72 लीटर को अगर 12 मिनट में फिल करेगा तो इसकी एफिशिएंसी 6 आएगी। 18 को डिवाइड करेंगे 4 आएगी, 24 को करेंगे 3 आएगी। क्यों और कैसे, उसके लिए पाइपलाइन सिस्टम फिरदौसी बैच में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। सो अगर यहाँ पे उसने बोला हुआ है कि सारे के सारे पाइप ओपन हुए 7 मिनट तक, मतलब ए भी ओपन हुआ, बी भी ओपन हुआ और सी भी, तो ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 6, बी की 4 और सी की 3, तो टोटल होगी एफिशिएंसी 13 यहाँ पे 7 की एफिशिएंसी तक काम करेंगे। तो हमारे पास इनका वर्क कितना हो जाएगा, दैट इज 91 लीटर। तो लास्ट में क्या पूछा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट ओवरफ्लो एज द परसेंटेज ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे आपके पास पता है कि जो हमारे पास यहाँ पे सिस्टम होगा, हमारे पास टोटल टैंक होगा वो 72 लीटर का है, बट हमने भर दिया यहाँ पे 91 लीटर। तो ओवरफ्लो कितना हो जाएगा, 3 यहाँ से आ जाएगा और हमारे पास 1 यहाँ पे आएगा, तो 13 लीटर का यहाँ पे ओवरफ्लो होगा ऊपर। और 30 लीटर का उन्होंने पूछा कि परसेंटेज बताओ टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। टोटल वॉल्यूम तो 72 है, तो 72 में से इसकी कितनी वैल्यू होगी ये आपसे पूछा गया, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 के ऊपर। A and B appear for an interview for 2 posts. The probability of A selection is 1/3, B selection is 1/5. Find the probability that at only one of them is selected. काफी आसान क्वेश्चन और बहुत बार रिपीट हो चुका है पेपर के अंदर। अगर मैं ए की सिलेक्शन की बात करूं तो ए की सिलेक्शन होगा 3 में से उसका 1 चांस है, तो 1/3। अगर ए सिलेक्ट होगा तो बी सिलेक्ट नहीं होगा फिर उसी टाइम। अगर यहाँ पे ए सिलेक्ट हो गया तो बी सिलेक्ट नहीं होगा ना, तो बी के सिलेक्ट होने के चांस है 5 में से 1, तो बी के ना सिलेक्ट होने के चांस कितने होंगे, 5 में से 4, तो यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई। मतलब अगर ए सिलेक्ट होगा तो बी सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, या तो ये होगा या फिर और के अंदर प्रोबेबिलिटी के अंदर प्लस का सिंबल आता है,
या फिर ऐसा होगा कि ए रिजेक्ट हो जाए बी सिलेक्ट हो जाए। तो ए के सिलेक्ट होने के चांस 3 में से एक है, तो ए के सिलेक्ट ना होने के चांस 3 में से 2 होंगे। बी के सिलेक्ट होने के चांस कितने होंगे, 1/5। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4/15 और यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 2/15। तो ओवरऑल इनका सिलेक्शन का चांस हो जाएगा 6/15। सिंप्लीफाई कर सकते हो यहाँ पे 2/5 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं यहाँ पे 12 के ऊपर। सॉल्व करना है इस सिंप्लीफिकेशन को। सबसे पहले बॉडमास के अंदर आपको ऑफ को सिंप्लीफाई करना होता है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये से कट जाएगा यहाँ पे 9 बार, ये से कट जाएगा मेरे पास 12 और यहाँ पे आएगा 2/5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 12 और 1 13, 13/4। क्लियर, ये से कट जाएगा मेरे पास 2 बार। सो आफ्टर दिस आपको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे आएगा 12 + 13/10। वैसे आप इसको बेसिक से भी कर सकते थे, बट हम ओवरऑल इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 10 आएगा, 120, 120 और 13 कितना हो जाएगा, 133/10। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बाकी पेपर में आप चेकआउट कर सकते हो, 13 3/10 लिखा होगा तो वो आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। अरुण परचेज 200 kg ऑफ शुगर, मतलब अरुण का जो सीपी है वो टोटल कितना है, 200 kg का है। ठीक है, सॉल्ड इट ए प्रॉफिट टू द एक्सटेंट ऑफ वट। एक्सटेंट यहाँ पे मुझे थोड़ी सी लैंग्वेज में प्रॉब्लम लगी है, बट ही वुड हैव टू पेड फॉर 80 kg, मतलब सीपी उसका 200 kg का है। ठीक है, जो भी उसने बाय किया होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे सीपी 1 किलो का रहा होगा, 1 रुपये का रहा होगा। ऐसे जो भी आप म्यूजियम करना चाहते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। बट मैं ओवरऑल बता देता हूँ, सीपी अगर यहाँ पे मान लो 200 kg का है और उसका सेलिंग प्राइस कितना है ये हमें यहाँ पे चेकआउट करना है। बट ये भूला गया है कि सेलिंग प्राइस जो भी होगा, इस बात को अंडरस्टैंड करें, सेलिंग प्राइस जो भी होगा उसको क्या हुआ है, उसको प्रॉफिट हुआ है कितना, जितना उसने इसमें से 80 kg का पैसा दिया होगा। मतलब सेलिंग प्राइस तो 200 kg का रहा ही होगा, बट उसको इसके बदले में 80 kg का जो यहाँ पे पैसा लगा होगा उसका 80 kg का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो बताओ इसका प्रॉफिट परसेंट क्या है। वैसे आप इसको रुपीस में कन्वर्ट कर सकते थे, बट हमें यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ी। हमें सीधा पता चल रहा है कितने का प्रॉफिट हुआ है, 80 kg का। किसके ऊपर, सीपी के ऊपर। और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट परसेंटेज आ जाएगी, 0 से 0 इससे कट करेंगे, 40% का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 के ऊपर। 5 लीटर ऑफ हनी कंटेन 80% शुगर, 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू दिस हनी, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शुगर इन द न्यू मिक्सचर। ये सारे क्वेश्चन जो भी मैंने 3-4 करवाए हैं, सारे के सारे एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास 80% ऑफ शुगर की बात कर रहे हैं, तो 5 लीटर है। 5 में से आप 80% फाइंड कर लो। 80% फाइंड करोगे 4 लीटर आएगा। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास यहाँ पे 5 लीटर ऑफ हनी के अंदर जो शुगर है वो यहाँ पे 4 लीटर है, तो यहाँ पे वाटर कितना होगा, फिर वाटर 1 लीटर होगा, तभी तो टोटल 5 लीटर रहा होगा यहाँ पे। अब उसमें से 3 लीटर जो है यहाँ पे, 3 लीटर जो है यहाँ पे वाटर ऐड हो गया, तो शुगर तो 4 लीटर ही था, वाटर भी अब 4 लीटर हो गया। तो न्यू मिक्सचर के अंदर यहाँ पे परसेंट ऑफ शुगर क्या होगा, आप वैसे ही चेक कर लो। शुगर एंड वाटर दोनों बराबर बराबर हैं, तो यहाँ पे इसकी परसेंटेज फाइंड करोगे वो भी 50% आएगी, इसकी फाइंड करोगे वो भी 50% आएगी। तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। जिनको नहीं समझ आया, यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 8 लीटर। 8 लीटर सोल्यूशन के अंदर, 8 लीटर सोल्यूशन के अंदर शुगर की मात्रा कितनी है, 4 लीटर। तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, परसेंट आएगा 50%। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। सुधा डिसाइडेड टू डोनेट 12% ऑफ हर मंथली इनकम टू एन ऑर्फन। One of on the day of donation, she changed her decision and donated a sum of 4,800 rupees, which was equal to 80% of what she had decided earlier. जो पहले था उसका 80% है। ठीक है, तो what is 27% of his monthly income। काफी इजी क्वेश्चन है, परसेंटेज बेस्ड है। फिर दोसी में भी आपको करवाया हुआ, और ये भी क्वेश्चन एसएससी का ही पुराने 2019 के पेपर का क्वेश्चन है, सेम टू सेम। वहाँ पे बस 27 है, वहाँ पे शायद 20 या 30 होगा, वो आप चेकआउट कर लेना। बाकी इसकी वैल्यू सेम है सारी। सबसे पहले अगर मैं चेकआउट करूँ कि हमारे पास उसने एक पैसा खर्चने को बोला है 48 रुपये, जो कि किसी वैल्यू का 80% है। हमें नहीं पता कितनी किसकी वैल्यू का, बट कोई वैल्यू है। ठीक है, एक्स मान लो। ठीक है, एक्स का 80% जो होगा, आप ऐसे लिख लो 80%। 80% किसी वैल्यू का हमारे पास किसके बराबर है, 4800। तो ये इससे कट कर लेंगे, यहाँ पे पूरा पूरा 4/5 आ जाएगा। 4 आप इससे कट कर लेंगे, हो जाएगा 1200, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 6000 रुपये। ये 6000 कौन सी वैल्यू है, ये 6000 वैल्यू है जो उसने पहले डिसाइड किया था। क्या डिसाइड किया था उसने पहले, उसने बोला कि 12% वो अपनी मंथली सैलरी देगी किसी को यहाँ पर। तो यहाँ पे 12% किसका, उसकी खुद की सैलरी का। तो सैलरी का जो 12% होगा,
वो हमारे पास इसके बराबर आएगा या नहीं आएगा, अर्लियर जो कि हमने यहाँ पे निकाला है 6,000 रुपये। ठीक है, आप इसको कट करोगे 2 बार और ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 1,000, इससे कट करेंगे 50, तो हमारे पास सैलरी की वैल्यू कितनी आएगी, 50 इंटू 1,000 करेंगे, दैट इज ए 50,000। 50,000 उसकी सैलरी है, उस सैलरी का उसको 27% चाहिए, तो इसका 27% आप यहाँ से निकाल सकते हो, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगी और 5 इंटू 27 करेंगे आएगा 135 और साइड में डबल जीरो। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 के ऊपर। A sum invested at 5% simple interest per annum grows by 1008 in 4 years. The same amount is at 10% simple interest per annum is in 2.5 years will grow to। तो कितनी इंक्रीज होगी ये पूछिए। ठीक है, आप सब बच्चों को ये पता होगा, देखो ग्रो कब होगा, जब उसमें इंटरेस्ट ऐड होके बढ़ जाएगी वैल्यू। मान लो अपनी किसी बैंक में, सारे बच्चे इस बात को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, नहीं तो ये आसान क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन एसएससी का रिपीटेड है। ठीक है, पिछले साल का 2018 का पेपर या 19 के क्वेश्चन होगा। सो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, आपको ये पता है कि आपने बैंक में 100 रुपये जमा करवा दिए, आपको बैंक वाले को बोलेंगे 4 साल के बाद आपकी वैल्यू ग्रोथ हो जाएगी। आपको पता है ग्रोथ होगा, आपके यहाँ पे इंटरेस्ट ऐड होगा। इंटरेस्ट मान लो आपको यहाँ पे 50 रुपये मिल गया, तो आपकी ग्रोथ होने के बाद 150 होंगे। तो आपको बैंकर क्या बोलेगा कि अगर आप 100 पैसे जमा करवाओगे, 100 पीस जमा करवाओगे, 4 साल के बाद आपकी ग्रोथ 150 हो जाएगी। तो वो ये नहीं बोलेगा आपको इंटरेस्ट मिल गया, ये हो गया वो। आपको खुद ही अंडरस्टैंड करना है कि इंटरेस्ट ऐड होने के बाद आपकी ये वैल्यू होगी। इसका मतलब जो ग्रोथ वाली वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, आपके पास अमाउंट होती है। बस इस क्वेश्चन में सिर्फ यही कन्फ्यूजन थी बच्चों की, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, हमें पता है यहाँ पे 5% है और 4 साल है और सिंपल इंटरेस्ट है। अगर 5% 1 साल में मिलेगा तो 4 साल में 20% का तो इंटरेस्ट ही मिल जाएगा। और हर एक साल के अंदर 20% इंटरेस्ट के बाद हर एक साल के अंदर आपका जो प्रिंसिपल रहेगा यहाँ पे वो तो 100% ही रहेगा हर क्वेश्चन में। तो टोटल आपको इंटरेस्ट हो ऐड होने के बाद कितना मिल गया होगा, 120%, जिसकी वैल्यू आपके पास गिवन है यहाँ पे 1008। अब उसने पूछा कि सेम अमाउंट 10% इंटरेस्ट के ऊपर 2.5 साल के बाद कितना होगा। तो सिंपल चेक कर लो ना कि 10% तो 1 साल में, 2 साल में कितना 20%, और अगले आधे साल में 0.5 ईयर्स के अंदर आपको 10% का मिल जाएगा 25%। सो मतलब ये हुआ कि 100% तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो 10 इंटू 2.5 करेंगे तो 25% आपको अलग से मिल जाएगा। तो 125% की वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछा गया। तो 1008 बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 125, ये इस क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन आ जाएगा। वैसे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसे वो हटा के हम यहाँ पे 10 लिख लेते हैं साइड में। 12 से आप इसको सीधा सीधा भी डिवाइड कर सकते हो। 12 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा ये कट जाएगा मेरे पास यहाँ पे टोटल 8। 12 इंटू 8 करेंगे, 12 इंटू 8 कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 96, और 96 के बाद यहाँ पे चेक कर लेंगे ये आएगा 48, तो ये आएगा 4 टाइम। क्लियर। सो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज ए 25, और ये आएगा 2 इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 42। सो 42 को अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा 25 से आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 21, और 21 को हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट इज 1050। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आपने खुद कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 के ऊपर। 2/5 ऑफ ए नंबर एंड 25/216 ऑफ इट्स रेसिप्रोकल आर इक्वल द नंबर इज। तो दोनों के दोनों बराबर होंगे तो नंबर बताना है कौन सा होगा। सो हमें पता है 2/3 ऑफ ए नंबर एक्स इज इक्वल बाई 25/216 ऑफ इट्स रेसिप्रोकल मतलब 1/x होगा। तो यहाँ पे नंबर कौन सा ये आपसे पूछा गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्केयर हो जाएगा सबसे पहले तो, और ये 25 इंटू 3 है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये कट जाएगा 72, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 144। तो यहाँ पे 144 का आपको x का स्केयर की वैल्यू आ रही है, तो नंबर क्या होगा इसका स्केयर रूट, दैट इज 5/12। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, और ये भी क्वेश्चन जो है पेपरों के अंदर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। ए मैन कैन रो 9 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। ये क्वेश्चन तो एफकैट 2015 का क्वेश्चन है, सेम टू सेम। स्टिल वाटर को पता है हर एक बच्चे को बी बोला जाता है, बी की वैल्यू आपके पास 9 किलोमीटर पर आवर गिवन है। इट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम टू रो अप देन टू रो डाउन द सेम डिस्टेंस। मतलब अप का मतलब हर एक बच्चे को पता है अप स्ट्रीम, डाउन का मतलब है डाउन स्ट्रीम। ऊपर से टाइम दे रखा है, तो यहाँ पे ये वैल्यू मेरे पास टाइम क्या होगा, और टाइम में क्या दे रखा है, जो अप स्ट्रीम है उसको 3 गुना टाइम लगता है डाउन स्ट्रीम से। अगर टाइम ये होगा तो स्पीड की रेशो इसका उल्टा होती है, 1:3 होगी। और अगर मैं आपसे पूछूं बी और सी की स्पीड की रेशो बताओ, तो बी क्या होता है, बी होता है हमारे पास यहाँ पर इन दोनों का
इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करना बाई 2 से। तो इन दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे 4, 4 से डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 आएगा। सी क्या होता है, सी होता है डी माइनस यू बाई 2। तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 2, 2 को डिवाइड बाय अगर मैं यहाँ पे 2 करूंगा तो 1 आएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, बी का फॉर्मूला होता है डी प्लस यू बाय 2, सी का फॉर्मूला होता है डी माइनस यू बाय 2, डी का फॉर्मूला होता है बी प्लस सी और यू का फॉर्मूला होता है बी माइनस सी। ये 4 फॉर्मूले होते हैं, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बी का, तो बी की वैल्यू आपके पास 9 गिवन है। अगर यहाँ पे 2 की वैल्यू 9 किलोमीटर पर आवर है तो 1 की वैल्यू इसका हाफ होगा, दैट इज 4.5 किलोमीटर पर आवर। और सी हमारे पास क्या होता है, करंट, जो कि यहाँ पे पूछा हुआ है। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड 3 years ago was 27, that of wife and the child 5 years ago was 20, find the present age of the husband। आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो, इस बात को आप ध्यान रखें। बाय बेसिक मतलब आपको शॉर्टकट भी आता हो, उससे भी कर सकते हो। बेसिक से तो डेफिनेटली आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। जैसे मैं बता देता हूँ, एवरेज क्या होता है मेरे पास, सम डिवाइड बाय नंबर। सो सम क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। सो यहाँ पे अगर हस्बैंड वाइफ एंड उनके यहाँ पे देयर चाइल्ड 3, मतलब उनका जो चाइल्ड है, यहाँ पे हस्बैंड भी है और वाइफ भी है और उनका चाइल्ड भी है, इन तीनों की जो हमारे पास सम होगा, यहाँ पे ये वाला सम होगा, ये वाला सम होगा, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा मेरे पास यहाँ पे 27 एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। नंबर कितने, 1 2 3, तो 3 से मल्टीप्लाई। अब कई बार बच्चे इतना सा लिखेंगे और अपना आंसर फाइंड कर लेंगे यहाँ से, जो कि आएगा गलत, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 3 साल पहले की है। अगर 3 साल पहले इनका सम ये है तो 3 साल के बाद हस्बैंड भी 3 साल अपने इंक्रीज करेगा, वाइफ और चाइल्ड के भी 3-3 साल यहाँ पे इंक्रीज होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे होगा 81, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 9, तो इनका जो सम आएगा वो 90 आएगा। कब, प्रेजेंट का। अगर बात करें उनका वाइफ एंड द चाइल्ड इज 5 years ago was 20, मतलब जो 5 है और चाइल्ड है, इन दोनों का सम क्या होगा, सम होगा मेरे पास एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। बट ये 5 साल पहले का है, तो 5 साल वाइफ के इंक्रीज होंगे, 5 साल चाइल्ड के इंक्रीज होंगे, तो प्रेजेंटली इनका सम क्या होगा, 50 होगा। तो अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे माइनस करूँ तो 5 चाइल्ड कट जाएंगे और हस्बैंड की वैल्यू बचेगी कितनी, 90 में से 50 करने माइनस करने के बाद हस्बैंड की भी वैल्यू आएगी यहाँ पे 40, जो कि आएगी प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं यहाँ पे 20 के ऊपर। कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ शूज, ये क्वेश्चन मैं आपको कह रहा था, ये शूज वाला क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी का ही पूछा, रिपीटेड क्वेश्चन है 2019 का। काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अगर आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ए शू वाज 3 times द वैल्यू ऑफ द मटेरियल यूज्ड, द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल इंक्रीज इन द रेशियो 3:7, लेबर 4:9, फाइंड द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द शू विच कुड फॉर्मली बी मेड ₹450। काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पे कॉस्ट कितनी है उसकी, जो कॉस्ट है हमारे पास शू की वो है कितनी, शू की कॉस्ट है 3 गुना द वैल्यू ऑफ द मटेरियल यूज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मटेरियल कितना यूज्ड हुआ है, उसका जो भी हमारे पास यूज होगा तो कॉस्ट उसकी कितनी होगी, कॉस्ट उसका 3 गुना होगा, ठीक है। अब आप सब बच्चों को पता है जो उसकी कॉस्ट होगी यहाँ पे शू की, वो इसका 3 गुना है। मटेरियल का 3 गुना होने का मतलब ये नहीं कि अगर ये 1 होगा, ये 3 हमने बना के यहाँ पर हम इसको कंपेयर कर देंगे। काफी बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। इसको समझे कि यहाँ पे जो मटेरियल है उसका उसको 1 रुपए का खर्चा आया, तो 3 रुपए का उसका टोटल कॉस्ट आया, तो 2 रुपए का कौन होगा फिर, 2 रुपए की यहाँ पे हमारे पास लेबर वर्क भी तो होगी ना, तभी तो हमारे पास जो है इन दोनों को ऐड करके कॉस्ट आएगी। क्लियर, बस ये इसमें एक कंसेप्ट है जो काफी बच्चों ने कंफ्यूजन में डाला होगा अपने आप को। सो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो, जो कॉस्ट है वो आपके पास 450 गिवन है, 3 की वैल्यू आपके पास 450 गिवन है, तो 1 की वैल्यू 150 आएगी, फिर 2 की वैल्यू 300 रुपये रही होगी फिर, ठीक है। सो अब उसने क्या बोला हुआ है हमारे पास कि जो रॉ मटेरियल है वो इंक्रीज हो गया, 3 से 7 हो गया। अब 3 से 7 होनी वैल्यू को काफी बच्चे इसको भी नहीं समझ पाते, इसको भी आप अंडरस्टैंड करें। जैसे रॉ मटेरियल है वो 150 है, आपको यूनिटरी मेथड तो हर एक बच्चे को आता ही होगा ना यहाँ पे कि 3:7 है, तो अगर 3 की वैल्यू 150 है जो कि मल्टीप्लाई बाय 50 है, तो 7 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 350, तो अब की वैल्यू इसकी 350 होगी। या फिर ये कर सकते हो, इसको आप 7/3 डायरेक्ट कर सकते हो, जो या लास्ट वाली वैल्यू उसको ऊपर, पहले वाली वैल्यू को नीचे, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 350 रुपये का यहाँ पे रॉ मटेरियल उसका आ जाएगा। अब लेबर की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 4:9 है, फिर से अगर 4:9 है तो 4 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 300 है, जो कि मल्टीप्लाई कितना होगा लगभग 75,
तो यहाँ पे भी आप इसको 75 से मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे 9 डिवाइड बाई 4। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा मेरे पास टोटल 2700 डिवाइड बाई 4। ये आ जाएगा मेरे पास, इससे कट कर लेंगे डायरेक्ट, मेरे पास आ जाएगा 6, 24, फिर आएगा 30, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 30 के बाद इसको 7 और ये आएगा 5। तो 675 रुपये का अब उसका खर्चा आएगा लेबर का। तो उसने पूछा है कि अभी कितने का यहाँ पे शू बनेगा, तो इन दोनों को ऐड कर लो। इन दोनों को ऐड करेंगे 5, 7 और 5 12, एक कैरी चला जाएगा यहाँ पे, तो आएगा अब का उसका खर्चा आएगा 1000 का 25 का। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बट याद रखना फ्यूचर के लिए मैं रिपीट कर दूं आपको, इस क्वेश्चन के अंदर जरूरी नहीं है कि आपके पास यहाँ पे 450 ही लिखा होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है यहाँ पे 450 है, वो कोई भी वैल्यू दे सकती है यहाँ पे पॉइंटों में भी। तो आप यहाँ पे घूम मत आना, वहाँ पे अपना दिमाग मत खराब करना, वहाँ पे आप इस रेशियो को ही कंपेयर करके आंसर कर सकते हो, या फिर आप अपनी मर्जी से 450 को इमेजिन कर लो, फिर बाद में आप कंपेयर कर देना लास्ट में कि 450 की वैल्यू मान लो आपको दे दिया उन्होंने 5, अगर 450 की वैल्यू 5 है तो 1050 की 25 की वैल्यू कितनी होगी। यूनिटरी मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर चलते हैं। A sum of rupees 725 is lent in the beginning of a year at a certain percentage rate of interest that may call a R. After 8 months, a sum of rupees 362.50 is more lent, but at a double of the previous rate, that is a 2R. At the end of the year, he got 53.50 is earned as a simple interest from the both of the loan. What was the original rate of interest? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो। जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि PRT बाय 100 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, सो पहले साल क्या होगा कि 725 रुपये का प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, और उसको पूरा 1 साल के लिए उसने खर्चा किया, डिवाइड बाय 100 किया, तो इसका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आपको मिल गया। अब हुआ क्या, उसके बाद आफ्टर 8 मंथ उसने बोला, आफ्टर 8 मंथ उसको यहाँ पे 362.50 उसको यहाँ पे और पैसा दे दिया उसने। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं दोनों स्टेटमेंट बता रहा हूँ, पहले एक बार इसको समझ लो। तो फिर उसने यहाँ पे 362.50 को मल्टीप्लाई बाय द डबल ऑफ द आर, ट्वाइस ऑफ आर लिखा हुआ है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय द टाइम। देखो अब मैं बात कर रहा हूँ आफ्टर 8 मंथ, तो 1 साल के बाद तो उसको इंटरेस्ट मिल गया, मतलब 12 महीने के बाद अगर उसको इंटरेस्ट मिल गया तो सिर्फ उसको ये वाला इंटरेस्ट 4 महीने का मिलेगा। तो 4 महीने 12 महीने का कितना होता है, 1/3 साल, तो इसका टाइम आएगा 1/3 ईयर्स, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो इसका इंटरेस्ट आएगा, दोनों का इंटरेस्ट आएगा 53.5। तो यहाँ से आप आर की कैलकुलेट कर लो। ठीक है, वो आपके पास आएगा 5.5 समथिंग, इसके अप्रॉक्सीमेट में आएगा, आपने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है कि हमने इतने पैसे इसमें और लगा दिए, आपने तो यहाँ पे अलग से लिख दिया, आपने ऐड क्यों नहीं किया। तो आप सारे बच्चे इस बात को दोबारा से अंडरस्टैंड करें कि अगर मैं यहाँ पे 725 मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय द टाइम अगर मैं यहाँ पे 8 महीने डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 100 अगर करूँगा प्लस, तो इसका 8 महीने का इंटरेस्ट आ गया, प्लस जो आपके पास 725 रुपये का प्रिंसिपल और 362.50 का प्रिंसिपल ऐड हो गया, उसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे ट्वाइस ऑफ आर और मल्टीप्लाई बाय द टाइम कितना है अभी 4 महीने डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 100। तो मतलब सिर्फ ये कहने का कि अगर मैं यहाँ पे 8 महीने का कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे आपको ऐड करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर मैंने वो यहाँ पे पूरा का पूरा 1 ईयर ही ले लिया, 1 साल ही 12 के 12 महीने ले लिया, तो हमें यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम मान लेंगे कि जो बाकी जो इसका बचा हुआ था वो हमने ऐड आउट यहाँ पे कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपका एवरेज से पूछा गया। तो एवरेज क्या होती है हमारे पास यहाँ पे सम डिवाइड बाय नंबर, और सम क्या होता है मेरे पास एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। और उसने बोला हुआ है कि संडे वाले दिन जो है, संडे वाले जो दिन है वो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं वो है 510, और बाकी अदर डे के अंदर कितने स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे 450। अगर स्टार्टिंग संडे से हो रहा है तो 30 दिन वाले महीने के अंदर टोटल एवरेज क्या होगी। सो अगर स्टार्टिंग संडे से हो रहा है तो उसके अंदर टोटल 5 संडे आएंगे 30 डेज के अंदर। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर इज इक्वल टू द सम। यहाँ पे आएगा 0 और ये आएगा 5 एंड 5 दैट इज 25। और अगर बात करें 30 में से 5 डेज यहाँ पे है तो बचे कितने 25। तो अगर मैं इसको 25 से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर आएगा मेरे पास टोटल 11250। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ 2550 प्लस 11250 विच इज इक्वल टू 800 और यहाँ पे आ जाएगा 13। तो
तो ये हमारे पास आएगा 138800, ये हमारे पास टोटल ओवरऑल सम आ चुका है। तो अगर मैं एवरेज यहाँ से फाइंड करूंगा तो एवरेज क्या होता है मेरे पास, यहाँ पे जितना भी सम आया डिवाइड बाय द नंबर, नंबर कितना है 30, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे 0 से 0 कट जाएगा, ये इससे कट कर लेंगे, यहाँ पे आएगा 460, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, प्रोबेबिलिटी के ऊपर आपसे 2 क्वेश्चन और भी पूछे गए थे, जो यहाँ पे मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं आया, वो है क्वीन के बेस के ऊपर। ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पे क्वीन को 2 कार्ड निकाले गए, शायद 1 कार्ड निकाला गया, वो क्वीन बेस्ड क्वेश्चन है। आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन अगर करने हैं यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बाय बलविंदर लाइव, आपको वहाँ पे और भी क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे, मिल जाएंगे, जो कि बेसिक कंसेप्ट के ऊपर होंगे। और वैसे भी अगर सिंपल बेसिक क्वेश्चन आएगा वो आप डेफिनेटली यहाँ पे कर पाओगे। ठीक है। जो भी स्टूडेंट का आज का पेपर है, अगर मैं बात करूँ 17 फरवरी का, जिन बच्चों का यहाँ पे 17 फरवरी को पेपर है टोटल, या 18 फरवरी को पेपर होगा, जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर मैथ के, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं उनके कौन कौन से क्वेश्चन और आए हैं, ताकि उनका भी हम एनालिसिस यहाँ पे प्रॉपरली कर पाएं। और इस यूट्यूब चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट और कुछ पेड कोर्स भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, जिसका आपको आने वाले टाइम के अंदर काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ओनली पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।